नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सरकार के अनुमान के मुताबिक इस वर्ष 6 मिलियन टन से ज्यादा पराली जलाई जा सकती है। सरकार ने व्यावसायिक 5G सेवा लॉन्च की। बेंगलुरु में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का बीटा परीक्षण लॉन्च किया गया। स्टॉकहोम कन्वेंशन की दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर समीक्षा समिति की 18वीं बैठक संपन्न हुई। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निवारक निरोध व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की और आर्थिक समृद्धि का अनुमान घटाकर 7% किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पर्यावरण प्रदूषण पर आधारित है। सरकार के अनुमान के अनुसार इस वर्ष 6 मिलियन टन से ज्यादा पराली जलाई जा सकती है। सरकार के नवीनतम आकलन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे राज्यों में वर्ष 2022-2023 में पराली उत्पादन में लगभग 1.37 मिलियन टन की बढ़ोतरी होगी। इसे रोकने के लिए दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने की बारीकी से निगरानी करने और इसके प्रबंधन पर कार्य योजना के कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया। ये कार्य योजना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को प्रस्तुत की जाती है। CAQM एक वैधानिक निकाय है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी 15 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना भी जारी की है। दरअसल पराली को जलाने के किसानों के अपने कारण हैं। किसान श्रम की कम जरूरत वाले उपकरणों जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर का सहारा लेते हैं और इसके उपयोग से धान की पराली खेतों में ही रह जाती है। अब क्योंकि धान की कटाई के मौसम और गेहूं की बुआई के बीच केवल 10 दिनों से भी कम समय होता है और इसलिए अक्सर किसान पराली को जलाने का विकल्प चुनते हैं। हालांकि इसके नियंत्रण के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जैसे कि स्वस्थानीय प्रबंधन के तहत पराली जलाने के विकल्प के रूप में बायो डिकम्पोजर का उपयोग, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी का उपयोग आदि शामिल है। इसके अलावा खेत से दूर यानी एक्स सीटो प्रबंधन के तहत धान के पुआल का कई रूपों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि बायोमास से बिजली उत्पादन, बायो इथेनॉल उत्पादन। इसके अलावा ताप विद्युत संयंत्रों में को फायरिंग में उपयोग किया जाता है, मवेशियों के चारे के रूप में उपयोग होता है और फर्निशिंग सामग्री तथा पैकेजिंग में इसका उपयोग किया जाता है। दरअसल गेहूं की बुआई के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर महीने तक खेत से धान की फसल के अपशिष्ट को निपटाया जाता है और ये पराली को जला करके किया जाता है। सरकार ने व्यावसायिक 5G सेवा लॉन्च की। 5वीं पीढ़ी 4G LTE नेटवर्क के बाद अगली पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क तकनीक है। ये कोई सिंगल तकनीक नहीं है बल्कि कई तकनीकों का समुच्चय है। इन तकनीकों में शामिल है विशाल बहु उपयोगकर्ता यानी MIMO, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सक्षम नेटवर्क, स्मॉल सेल स्टेशन जो कि बेस स्टेशनों और उपयोगकर्ता को बिना बाधा के जोड़ता है। इसके अलावा मोबाइल एज कंप्यूटिंग, ये क्लाउड कंप्यूटिंग को भौतिक रूप से उपयोगकर्ता के पास लाती है। इसके अलावा बीम फोर्सिंग जो कि ट्रांसमिटिंग इकाई और उपयोगकर्ता के बीच एक लेजर बीम की तरह है। माना जाता है कि 5G क्लाउड गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि को अपनाने में तेजी लाती है। 4G की तुलना में इसका उपयोग व्यापक क्षेत्रों में किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक, कृषि और पशुधन, स्मार्ट एप्लीकेशन, शिक्षा आदि शामिल हैं। दरअसल हम 4G, 5G और 6G के बीच कई मापदंडों के आधार पर तुलना कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो 4G 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 1.7 या 2.1 गीगाहर्ट्ज, 2.3 गीगाहर्ट्ज और 2.5 गीगाहर्ट्ज पर इसका स्पेक्ट्रम है। वहीं 5G सब 6 गीगाहर्ट्ज और 24.25 गीगाहर्ट्ज से ऊपर है। 6G जिसे इस दशक के अंत में लॉन्च करने का लक्ष्य है, ये सब 6 गीगाहर्ट्ज और 95 गीगाहर्ट्ज से 3 टेराहर्ट्ज ऊपर है। वहीं पीक डेटा दरों की बात करें तो 4G में 1 गीगाबाइट प्रति सेकंड है, 5G की पीक डेटा दरें 20 Gbps है और 6G की 1000 Gbps तक है। लेटेंसी यानी कि विलंबता यानी शुरू से अंत तक लेटेंसी की बात करें तो 4G में 60 से 100 मिलीसेकंड का विलंब होता है, 5G में 5 मिलीसेकंड का, जबकि 6G में केवल 1 मिलीसेकंड की देरी होगी। बेंगलुरु में
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का बीटा परीक्षण लॉन्च किया गया। बीटा परीक्षण का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पहली बार ONDC का अनुभव प्रदान करना है। साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर इस सेवा को शुरू करने से पहले उनसे फीडबैक लेना है। ONDC विश्व स्तर पर अपनी तरह की प्रथम पहल है। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल एकाधिकार को नियंत्रित करना और खरीदारों तथा विक्रेताओं के लिए उद्योग को अधिक समावेशी बनाना है। ONDC मौजूदा प्लेटफॉर्म केंद्रित डिजिटल कॉमर्स मॉडल से कहीं आगे की सोच है। मौजूदा मॉडल में खरीदार और विक्रेता को डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और व्यापारिक लेन देन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होता है। वहीं ONDC के तहत उदाहरण के तौर पर अमेज़न पर पंजीकृत एक खरीदार सीधे फ्लिपकार्ट पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है। ये ओपन सोर्स पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देता है। ये ओपन स्पेसिफिकेशंस और नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ये किसी विशेष प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र होता है। इसे वर्ष 2021 में निजी क्षेत्र की एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। ONDC परियोजना को एकीकृत भुगतान इंटरफेस परियोजना के समान तैयार किया गया है। ONDC पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने का कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद को सौंपा गया है। ONDC पहल का महत्व ये है कि ये डिजिटल कॉमर्स क्षेत्र का बड़े पैमाने पर लोकतंत्रीकरण करता है। ये विक्रेताओं तक व्यापक पहुंच प्रदान करता है, साथ ही उपभोक्ताओं तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करता है। अगली खबर पर्यावरण से जुड़ी हुई है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर समीक्षा समिति की 18वीं बैठक संपन्न हुई। समिति ने विचाराधीन 5 रसायनों में से 4 की समीक्षा की है। इसने स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुलग्न यानी एनेक्स ए के तहत डिक्लोरेन प्लस और UV238 को सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है। मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन्स और लॉन्ग चेन पर फ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मामले में जोखिम प्रबंधन आकलन तैयार किया जाएगा और इसके बाद इन पर समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा। क्लोरपाइरिफोस के मामले में समिति ने ड्राफ्ट रिस्क प्रोफाइल पर अपना विचार स्थगित करने का निर्णय लिया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी POPs से सुरक्षित रखने वाली एक वैश्विक संधि है। POPs ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। सजीवों में ये जैव संचित होते रहते हैं। ये मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और स्रोत से काफी दूर तक यात्रा करके पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है। भारत ने वर्ष 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी। पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वर्ष 2018 में POPs के विनियमन संबंधी नियम अधिसूचित किए थे। अन्य खतरनाक रसायनों और अपशिष्ट से संबंधित कन्वेंशन की बात करें तो खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पारीय आवाजाही के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन अपनाया गया था। इसे वर्ष 1989 में अपनाया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशन को वर्ष 1998 में अपनाया गया था। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है और आर्थिक समृद्धि का अनुमान घटाकर 7% किया। मौद्रिक नीति समिति 3 तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई, इसलिए रेपो दर में वृद्धि की गई है। मई 2022 के बाद चौथी बार ब्याज दर बढ़ाई गई। नवीनतम वृद्धि के साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.9% हो गई है। रेपो दर को नीतिगत दर भी कहा जाता है। रेपो रेट वो दर है जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों को उधार देता है। साथ ही RBI ने मौद्रिक राहत उपायों को भी व्यवस्थित तरीके से वापस लेने का सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने संबंधी RBI द्वारा किए गए उपायों को वापस लेने से है। लोचशील मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क के तहत MPC ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को 4% पर रखने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही इस लक्ष्य को +2 या -2% के अपर और लोअर बैंड के अधीन रखा गया है। RBI अधिनियम 1934 के मुताबिक RBI अब केंद्र सरकार को कई मामलों पर एक रिपोर्ट भेजेगा, जैसे कि मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता की क्या वजह रही है, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं और मुद्रास्फीति लक्ष्य को कब तक प्राप्त किया जा सकता है।
उच्च मुद्रास्फीति के कई कारण हैं। इसे आपूर्ति संबंधी कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इन बाधाओं में शामिल हैं कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और यूक्रेन युद्ध। वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थितियों को कठोर किया जा रहा है, यानी कि मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में वृद्धि की जा रही है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण मांग में गिरावट की आशंका है। ये गिरावट घरेलू आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। दरअसल उच्च मुद्रास्फीति के कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। उच्च और सतत मुद्रास्फीति से नकारात्मक प्रतिफल मिलता है, जो कि बचत को कम कर देता है। ये व्यापक आर्थिक स्थिरता को कम करती है और दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा को कमजोर करती है। हेज यानी कि सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की बढ़ती मांग के कारण ये चालू खाता घाटा बढ़ा सकती है। ये विनिमय दर को कमजोर करती है, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा उधार लेने वालों के लिए वित्तीय अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। ये अर्थव्यवस्था की आवंटन क्षमता को प्रभावित करके आर्थिक समृद्धि को बाधित करती है। ये आय वितरण को भी प्रभावित करती है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति अपने पास अधिक नकदी रखता है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निवारक निरोध व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि निवारक निरोध व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है। ऐसे में संविधान में और इस तरह की कार्रवाई को अधिकृत करने वाले कानून में जो कुछ भी रक्षोपाय संबंधी प्रावधान किए गए हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में शीर्ष न्यायालय की पीठ ने अशोक कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन मामले में वर्ष 1982 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है। इस मामले में कहा गया था कि निवारक निरोध का प्रावधान समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। इस कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसके किए गए कृत्य के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे ऐसा कोई भी काम करने से पहले अवरुद्ध कर देना है और ऐसा करने से रोक देना है। राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य मामले में शीर्ष न्यायालय ने रेखांकित किया था कि केवल सबसे गंभीर कृत्यों के लिए ही निवारक निरोध को उचित ठहराया जा सकता है। निवारक निरोध का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जिसने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन अधिकारियों को ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये सुरक्षा निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसा अनुच्छेद 22 के उपबंध 3 में उल्लेख किया गया है। और भी कई कानून हैं जिनमें निवारक निरोध के प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आदि। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की भारत में अपराध रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत में वर्ष 2021 में 1.1 लाख से ज्यादा लोगों को निवारक निरोध के तहत रखा गया था। ये संख्या वर्ष 2017 के बाद सबसे ज्यादा है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ऑकस। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ऑकस समूह के खिलाफ प्रस्तावित अपना प्रारूप संकल्प वापस ले लिया है। ये भारत की कुशल और प्रभावशाली कूटनीति क्षमता से संभव हुआ है। इसके तहत भारत ने कई छोटे देशों को चीनी संकल्प पर स्पष्ट रुख अपनाने में मदद की थी। ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक नया त्रिपक्षीय सामरिक रक्षा गठबंधन है। ऑकस का उद्देश्य है परमाणु चालित पनडुब्बियों की एक श्रेणी का निर्माण करना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर कार्य करना, जहां चीन के उदय को एक बढ़ते खतरे के रूप में देखा जाता है, और व्यापार तकनीकों का विकास करना। कुर्द समुदाय। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि वे इराक पर तब तक हमला जारी रखेंगे जब तक कि इराक कुर्द समूहों को नियंत्रित नहीं कर लेता है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कुर्दों पर इस्लामिक गणराज्य ईरान में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। कुर्द समुदाय की बात करें तो ये मेसोपोटामिया के मैदानों और पहाड़ी इलाकों के देशज लोगों में से एक है। ये क्षेत्र अब दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तर पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक, उत्तर पश्चिमी ईरान और दक्षिण पश्चिमी आर्मेनिया में है। कुर्द समुदाय लुसाने की संधि के बाद राज्य विहीन हो गया था। इसका कारण ये था कि इस संधि में एक कुर्द राज्य के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ये संधि आधुनिक तुर्की की सीमाओं का निर्धारण करती है। वैश्विक मुद्रास्फीति जनित मंदी। वैश्विक मुद्रास्फीति जनित मंदी कई साधनों के माध्यम से घरेलू समृद्धि और मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती है। मुद्रास्फीति जनित मंदी आर्थिक समृद्धि दर में कमी और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी की स्थिति को दर्शाती है।
विदेशी मांग में कमी निर्यात मांग और समग्र घरेलू मांग और आर्थिक समृद्धि को कम करती है। वैश्विक कमोडिटी की उच्च कीमतें प्रत्यक्ष और लागत वृद्धि साधनों के माध्यम से घरेलू मुद्रास्फीति को बढ़ाती है, साथ ही समग्र मांग को कमजोर करके घरेलू समृद्धि को भी कम करती हैं। उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति और वैश्विक ब्याज दरें पूंजी के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। इससे घरेलू मुद्रा पर दबाव पड़ता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा कानून के तहत एक जब्ती आदेश जारी किया। इसे बाद में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यह आदेश फेमा कानून की धारा 37A के तहत जारी किया गया है। इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा जब्ती आदेश माना जा रहा है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रशासन को कानूनी ढांचा प्रदान करता है। स्केल आधारित विनियमन। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्केल आधारित विनियमन के तहत 16 बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपर लेयर में वर्गीकृत किया है। SBR को वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया था। ये NBFCs को उनके आकार, गतिविधियों और कथित जोखिम के आधार पर 4 लेयरों में वर्गीकृत करता है। इसमें टॉप लेयर में रिक्त टॉप लेयर पर्यवेक्षी निर्णय आते हैं। नई श्रेणी बैंकों के समान विनियमन और अपर लेयर NBFCs के तहत फिल्टरिंग प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 25 से 30 अपर लेयर वाली NBFCs रखी गई हैं। इसके अलावा आर्बिट्रेज प्लग्ड मिडिल लेयर है। ये NBFC NDSL और NBFC D के समकक्ष है। वहीं बेस लेयर NBFCs NBFC ND के समकक्ष लेकिन 1000 करोड़ रुपए की सीमा के साथ होती है। भारत स्किल्स फोरम। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने भारत स्किल्स फोरम लॉन्च किया है। इसे भारतीय तकनीकी संस्थान यानी ITI के प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों और उद्योग के लिए एक डिजिटल ज्ञान साझाकरण मंच के रूप में स्थापित किया गया है। ये सुविधा कुशल समुदाय के लिए एक डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करेगी। इसके अंतर्गत प्रशिक्षकों या प्रशिक्षुओं के किसी भी भाषा में हस्तलिखित नोट्स, PDF, स्कैन की गई प्रतियां या रिकॉर्ड की गई वीडियो आदि जैसे विभिन्न रूपों में सामग्री साझा करने की अनुमति होगी। प्रशिक्षण महानिदेशालय यानी DGT कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन है। ये व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकास और समन्वय के लिए शीर्ष संगठन है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने NIC में सुधार के लिए परामर्शदाताओं के लिए अनुरोध प्रस्ताव जारी किया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित समाधान प्रदान करना है। ये MIT के अंतर्गत आता है और सरकार के प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्य करता है। ये सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के डिजाइन और विकास में मदद करता है। इसके अलावा ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी ढांचा भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्पाद और प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें स्वामित्व, भविष्य PM किसान, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड आदि शामिल हैं। इसके तहत जो सेवाएं हैं उसमें कमान और नियंत्रण केंद्र, डोमेन पंजीकरण, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क आदि शामिल है। केंद्र ने प्राकृतिक गैस के दाम 40% तक बढ़ाए। प्राकृतिक गैस अत्यधिक ज्वलनशील गैसीय हाइड्रोकार्बन है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन और ईथेन शामिल हैं। भारत में प्राकृतिक गैस का वितरण कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बेसिन फील्ड, बॉम्बे हाई, राजस्थान का बाड़मेर जिला, कृष्णा गोदावरी बेसिन और तमिलनाडु का कुड्डालोर जिला और असम शामिल है। हालांकि ये कदम विद्युत की कीमतों को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि प्राकृतिक गैस से बहुत कम विद्युत उत्पादन होता है। इस कदम से उर्वरक की कीमतें भी स्थिर होंगी क्योंकि सरकार उर्वरक के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म। हाल ही में हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन में भाग लिया है। इसका उद्देश्य भारत को कार्बन तटस्थ बनाने में हाइड्रोजन की भूमिका पर चर्चा करना था। हाइड्रोजन वैली एक भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाती है। इसमें कई प्रकार के उपयोगों के लिए एक एकीकृत हाइड्रोजन पारितंत्र विद्यमान है। हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म फ्यूल सेल्स एंड हाइड्रोजन जॉइंट अंडरटेकिंग तथा मिशन इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। फ्यूल सेल्स एंड हाइड्रोजन जॉइंट अंडरटेकिंग को अब क्लीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप के रूप में जाना जाता है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन फ्लैगशिप परियोजनाओं पर सभी सूचनाओं के लिए वैश्विक सहयोग मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत हाइड्रोजन परियोजनाओं के उद्भव को बढ़ावा देकर स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना है।
प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अपने नए दिशा निर्देशों में विशेषज्ञों के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 3 नई श्रेणियां बनाई गई हैं। उद्योगों द्वारा वित्त पोषित प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वित्त पोषित प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और मानद आधार पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इस पद के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्वीकृत पदों में से 10% तक पद प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के हो सकते हैं। इनका अधिकतम कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। इस पद को औपचारिक शैक्षणिक योग्यता के बिना भी 15 वर्ष के अनुभव वाले उद्योग और पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा भरा जा सकता है। इस पद के लिए पीएचडी योग्यता जरूरी नहीं है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। यूक्रेन, इसकी राजधानी कीव है। भारत यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में रूस द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रारूप संकल्प पर मतदान से अनुपस्थित रहा। ये 4 क्षेत्र हैं डोनेट्स्क, लुगांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित है। ये पूर्णतः यूरोप के भीतर स्थित देशों में सबसे बड़ा देश है। इसकी एक तटीय सीमा काला सागर से लगती है। हालांकि रूसी कब्जे ने इसे आजोव सागर की तटरेखा से अलग कर दिया है। यूक्रेन के सीमावर्ती देश हैं रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और माल्डोवा। यूक्रेन की प्रमुख नदियां हैं डेन्यूब, नीपर और डेनिस्टर। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।